गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर का भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं हम, है ना, जिसमें आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स सेकंड तक चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में भी मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा दी थी, जैसे कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी क्या होती है समझा दिया था मैंने आप लोगों को, किसे कहते हैं, क्या होती है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी बता दिया था। क्या करते हैं हम कि जैसे कि हमारे पास जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ रहती हैं उसमें क्या करते हैं, किसी एक नंबर ऑफ मोल्स को तो हम क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं, बाकी चीज़ों को, बाकी नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। और उसको स्थिर कर देने के बाद हम क्या करते हैं, तापमान और दाब को भी हम स्थिर कर देते हैं। तो इससे हमें जो नई प्रॉपर्टी मिलती है उसको बोलते हैं हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, आंशिक मोलर राशि हम उसको बोलते हैं, है ना। ये बात हम कर रहे थे। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि ये मैंने समझा दिया था। उसके बाद मैंने आपको क्लेशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या थी ये भी मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बता चुकी थी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जो आपका पहला टॉपिक है वो है आंशिक मोलर आयतन किसे कहते हैं तथा इसका निर्धारण कैसे किया जाता है ना, कि भाई आप इसका डिटर्मिनेशन किस तरीके से करोगे, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड जो है आपका आंशिक मोलर मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जिसे हम रासायनिक विभव भी बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं, वो क्या होती है पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है वो आप पढ़ेंगे कि रासायनिक विभव की भौतिक सार्थकता क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस उसकी क्या होती है। फोर्थ आप लोग पढ़ने वाले हैं गिब्स ड्यूहेम समीकरण क्या होती है, ये पढ़ने वाले हैं। और फिफ्थ जो है वो पढ़ने वाले हैं रासायनिक साम्य के लिए। देखो आपके लिए ये थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन है, वो तीन चीज़ों के थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन है। पहला तो केमिकल इक्विलिब्रियम का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन है, दूसरा फीज रूल का है, और तीसरा जो है वो आप लोगों का रिगार्डिंग है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। तीन पढ़ने हैं हमको, जिनमें से एक हम आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक साम्य के नियम की उष्मागति की व्युत्पत्ति, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सिक्स्थ हम पढ़ने वाले हैं वांट ऑफ समीकरण। देखो फिफ्थ जो टॉपिक है वो और जो सिक्स टॉपिक है आपका वो दोनों के दोनों आप मानो कि एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है, मतलब उनके अंदर काफ़ी कॉन्टेक्ट आपको चीज़ों का मिल जाएगा, मतलब मानो कि एक ही है वो, है ना, ये मान सकते हो आपके वो एक ही है ना। तो उसके बाद ना वांट ऑफ समीकरण हम पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है आप लोगों का पार्शियल मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं, और उसके बाद उसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है ना, डिटर्मिनेशन के बारे में हम करने वाले हैं गणना। उसके बाद देखो सबसे पहले वो बात तो ये कि पार्शियल मोलर आयतन क्या होता है। तो पार्शियल मोलर आयतन को हम VI बार से दर्शाते हैं। ये हमारे पास डेल V, मतलब जो हमारे पास वॉल्यूम है वो, उसमें क्या किया है, NI मोल्स जो है उनको मैंने मान लिया है कि भाई ये वेरी कर रहे हैं, और ताप और दाब जो है वो क्या हो रहे हैं, हमारे पास परिवर्तित हो रहे हैं। ताप और दाब को मैंने स्थिर मान लिया है, सॉरी परिवर्तित नहीं हो रहे, मैंने उनको स्थिर मान लिया है, और N1 और N2 को भी मैंने क्या मान लिया है, स्थिर मान लिया है। तो मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो आयतन है वो किसी अवयव I, मतलब किसी भी कंटेंट I, नंबर ऑफ मोल्स I के आयतन में उसके मतलब जो वृद्धि हो रही है, मतलब NI नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करने पर जो हमारे आयतन में वृद्धि हो रही है, जबकि हमने अन्य अवयवों को और तापमान और दाब को स्थिर माना है, तो वो ही हमारी क्या हो जाएगी, आंशिक मोलर आयतन हमारा कहलाएगा, है ना। तो अब हम इनके बारे में गणना करना चाहते हैं कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, है ना। तो देखो क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहली बात तो आप जानते हो पार्शियल मोलर आयतन क्या चीज़ होती है, तो पार्शियल मोलर आयतन हो गया आप लोगों के पास। उसके बाद आप लोग ये जानते हो कि आपका जो घनत्व जो होता है आप लोगों का, डेंसिटी जो होती है आप लोगों की, वो होती है आपके पास कितनी होती है, वो आपके पास द्रव्यमान अपन आयतन के बराबर हो जाती है। द्रव्यमान अपन आयतन के बराबर हो जाती है। और माना कि ये कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर N1 मोल्स है, N2 मोल्स है। N1 मोल का जो अणुभार है वो M1 है, कैपिटल M1 है, और N2 जो मोल्स हैं उनका जो अनुभार है वो हमारे पास कितना है, M2 मोल्स है ना। तो हम उनके लिए अगर मैं उनके लिए घनत्व लिखना चाहूँ तो द्रव्यमान अपन आयतन करूंगी। तो द्रव्यमान हमारे पास, देखो आयतन तो मेरे पास हो गया V, आगे 1000 क्यों लगाया, V आयतन हमने बोला है लीटर में, V आयतन हमने लीटर में बोला है ना। और अगर मैं उसको मिलीलीटर में परिवर्तित करूंगी तो 1 लीटर हमारे पास 1000 मिलीलीटर के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए 1000 हमने आगे लगा दिया है और ये वॉल्यूम मैंने लिख दिया है। उसके बाद N1 मोल्स का अणुभार है M1, तो N1 इंटू M1 लिख दिया। N2 मोल्स का अणुभार है M2, तो मैंने N2 इंटू M2 मैंने लिख दिया, है ना। उसके बाद ये हमारे पास, और घनत्व को मैं यहाँ पर डेंसिटी को मैं यहाँ पर किससे दर्शा रही हूँ, रो से मैं को दर्शा रही हूँ। तो रो हमारे पास इसके बराबर हमें मिल गया। अब मैंने इस समीकरण को मैंने क्या किया, इस समीकरण को जब मैं थोड़ा सा मतलब है ना रीअरेंज करूँगी, मैंने N2 मोल्स को कितना मान लिया, N2 मोल्स को माना कि जो N2 मोल्स है वो कितने हैं, 1 मोल है। N2 का मान है सिर्फ 1 मोल है। तो यहाँ पर तो मैंने लिख दिया कि भाई
भाई ये 1 हो गया हमारे पास, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ कि इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 1, और मैंने इन चीज़ों को सॉल्व किया, तो मैं इसको सॉल्व करके मैं n1 का मान निकाल सकती हूँ। ये 1000 रॉवी हमें मिल जाएगा, 1000 रॉवी माइनस m2 इधर से इधर चला जाएगा, तो 1000 रॉवी माइनस m2 हमें मिल गया, और m1 जो है वो अपॉन में हमें मिल गया। अब मैंने क्या किया कि एक इक्वेशन मैंने कंसीडर की, जिसके अंदर मैंने क्या किया, देखो हमारा जो ताप है उसको मैंने स्थिर मान लिया, स्थिर तापमान पर और स्थिर दाब पर, स्थिर ताप पर और स्थिर दाब पर मैंने इस समीकरण को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी तो मुझे इसका सॉल्यूशन मिलेगा इस तरीके से, डेल n1 मुझे मिल जाएगा बराबर 1000 रॉ डेल v प्लस v डेल p के बराबर मुझे मिल जाएगा, अपॉन में m1 का m1 मेरे पास रह जाएगा, है ना। डिफरेंशिएट करने पर मुझे ये मिल गया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, देखो इस समीकरण को मैं अगर थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, रीअरेंज करने पर मुझे क्या चीज़ें मिल रही है एक बार देखना। मैंने क्या किया, अब इस समीकरण के अंदर से मैंने डेल वी को मैंने आगे कॉमन ले लिया, है ना, इस समीकरण में। तो इसको डेल वी को कॉमन लेने पे मुझे क्या मिलेगा, एक बार देखना, डेल n1 मुझे बराबर मिल जाएगा, मैंने डेल वी को कॉमन ले लिया है, तो 1000 डेल वी ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा अंदर की तरफ रॉ प्लस, यहाँ पे डेल वी नहीं है तो जो चीज़ नहीं होती है वो अपॉन में हमें मिल जाती है, तो मुझे मिल जाएगा v डेल रॉ बटा डेल v मुझे मिल जाएगा, है ना। v डेल रॉ, डेल v को मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ तो था डेल v, तो रॉ मुझे मिल गया, प्लस यहाँ पे डेल v नहीं है तो डेल रॉ बाय डेल v मुझे मिल गया, अपॉन में मेरे को मिल गया m1, अपॉन में मेरे साथ चलता आ रहा है मेरा m1, है ना। अब मैंने क्या किया, इस डेल v को उठा के मैं यहाँ से उठा के मैं यहाँ लेके आ गई, ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको मिटा दिया और मैं डेल v को मैं यहाँ लेकर आ गई, है ना। तो अब मैंने क्या किया, मुझे ये समीकरण मिल गई। अब इस समीकरण को मैं क्या करती हूँ, उल्टा कर देती हूँ। उल्टा करने का मतलब है डेल v को मैं ऊपर ले गई और डेल n1 को मैं नीचे की तरफ चली गई, तो डेल v अपॉन डेल n1 मुझे मिल गया, बराबर मुझे मिल जाएगा m1 को ऊपर और बाकी की टर्म को मैं नीचे ले गई, है ना। तो इस तरीके से मुझे क्या चीज़ें मिल गई, m1 और 1000 रॉ प्लस v डेल p बाय डेल v मुझे मिल गया, है ना। इस चीज़ के मिल जाने के बाद इसको अगर आप पहचान रहे हो, अगर इस चीज़ को आप पहचान रहे हो तो क्या वो इससे मिलती जुलती है, देखो ये इससे मिलती जुलती है, डेल v बट्टा डेल n1 है और बाकी चीज़ें तापमान और दाब दोनों कांस्टेंट है ना, और बाकी नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, फिक्स है। जैसे n2 को मैंने 1 बोल दिया तो ये इसके बराबर सा मिल रहा है, तो ये मेरे पास, इसको मैं v की टर्म में लिख सकती हूँ, आंशिक मोलर प्रॉपर्टी के टर्म में मैं इस चीज़ को लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया ये v1, क्योंकि एक n1 मोल्स के बारे में बात करी जा रही है, तो v1 बार मुझे मिल गया, है ना, और ये टर्म मेरे पास ऐसे क्या ऐसे आ गया। उसके बाद हम जानते हैं, आप नहीं जानते तो भी ध्यान रखना, जो आपकी सांद्रता जो होती है, कॉन्सेंट्रेशन जो होती है, वो आपकी जो आपका आयतन होता है उससे व्युत्क्रमानुपाती हो। जितना ज़्यादा आयतन होगा उसकी सांद्रता उतनी ही कम होगी, है ना। तो आपके पास v जो हमारे पास होता है बराबर 1/c के बराबर होता है, तो मैंने यहाँ पर भी वही चीज़ें की, इसका मान मैंने यहाँ रख दिया, और चूंकि ये 1/, में है तो मैं उसको रिवर्स कर दूंगी, रिवर्स करने की वजह से c ऊपर आ जाएगा और आगे की तरफ मुझे नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन करने पर मुझे ये वाली टर्म मुझे मिल चुकी है। अब क्या किया है, हम गणना कर रहे थे आंशिक मोलर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो देखो क्या करना है, इस आधार पर मुझे क्या मिल गया है, v1 बार जो है, v1 बार मतलब कि हमारे पास ये पार्शियल मोलर वॉल्यूम है ना, पार्शियल मोलर वॉल्यूम है, मुझे ये m1 और इस तरीके की एक टर्म के मुझे क्या मिल रहा है, बराबर मुझे मिल रहा है ना। अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, देखो v1 बार मुझे बराबर मिल जाएगा m1 अपॉन में 1000 रॉ माइनस 1000 c डेल रॉ बटा डेल सी के मुझे बराबर मिल जाएगा, है ना। उसके बाद मैं इस टर्म को उठा के यहाँ लेके आ जाऊँ, है ना, और इस तरीके से मैं अगर इनके बीच में जब मैं ग्राफ खींचूँ तो स्लोप मुझे इसके बराबर मिल जाएगा, और ये डेल एन का मान मैं इस सूत्र से निकाल सकती हूँ। तो ये तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया कि पार्शियल मोलर वॉल्यूम क्या होता है। क्या होता है पार्शियल मोलर वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम में किसी एक नंबर ऑफ मोल्स को हमने वेरी कर दिया, बाकी नंबर ऑफ मोल्स को मैंने स्थिर रख दिया, ताप को और दाब को भी स्थिर रख दिया, तो जो मान हमें मिलता है वो होती है हमारी आंशिक मोलर आयतन या पार्शियल मोलर वॉल्यूम कहलाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने समझ ली होगी क्या क्या किया है मैंने, किस तरीके से डेरिवेशंस किए हैं। आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, आप लोगों के पास है
वह आप लोगों के पास है कि पार्शियल मोलर मुक्त ऊष्मा या फिर जिसे हम कहते हैं रासायनिक विभव क्या चीज़ होती है। देखो मैं आपको बता दूं रासायनिक विभव क्या होता है। रासायनिक विभव वो है कि मुक्त ऊर्जा में किसी भी आई पदार्थ आई अवयव के रासायनिक विभव जो होता है वो उसकी मुक्त ऊर्जा में वह वृद्धि है जो उस पदार्थ के एक मोल को स्थिर ताप तथा दाब पर जोड़ने से मिलती है। कहने का मतलब ये है कि मैंने इसके अंदर भी सेम चीज़ की Ni नंबर ऑफ मोल्स को तो मैंने वेरी कर दिया है ना, वहाँ पर V था, यहाँ पर हमारे पास G आ गया, कैपिटल G आ गया, बस फ़र्क इतना ही है। और चीज़ें क्या फ़र्क पड़ रही है देखना एक बार। मैंने क्या किया है इसका जो मैंने इसके अंदर बाकी नंबर ऑफ मोल्स को मैंने स्थिर रख दिया, ताप को और दाब को भी मैंने स्थिर रख दिया। सिर्फ और सिर्फ मैंने N1 जो मोल्स हैं उनको मैंने क्या कर दिया वेरी करता हुआ बता दिया है ना। सिर्फ और सिर्फ N1 मोल्स हमारे पास वेरी कर रहे हैं तो डेल G बाय नंबर ऑफ मोल्स डेल N के परिवर्तन के साथ डेल G में जो वृद्धि हो रही है वो ही हमारे पास क्या हो गई हमारी आंशिक मोलर मुक्त ऊर्जा कहते हैं, जिसे या फिर जिसे हम यहाँ पर कह रहे हैं रासायनिक विभव या केमिकल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ये म्यू आई के हमको बराबर मिल जाता है ना। ये चीज़ें हमने देख ली। अब इसके बाद इसकी गणना कैसे की जाती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है ना। देखो अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक विभव जिसे कि हम कहते हैं आंशिक मोलर मुक्त ऊर्जा। देखो इसके अगर हम इसके डेरिवेशन के बारे में जानना चाहे या फिर इसके बारे में पढ़ना चाहे तो देखो क्या करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने आंशिक मोलर राशियों में किया था। आंशिक मोलर राशियों में आपने x के बारे में इस तरीके से एक टर्म लिखी थी, x इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर N1 N2 एंड Ni मोल्स है ना। उसके बाद आपको यूरल सॉल्व किया था। यूरल सॉल्व करने के बाद आपने इस तरीके की एक समीकरण लिखी थी है ना, तो वही समीकरण हम इसके बारे में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे देखो, डेल जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, विस्तृण गुणधर्म है, इसको हम विशिष्ट गुणधर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेल जी जो होगा हमारे पास डेल जी बाय टी, डेल टी प्रेशर कांस्टेंट रख लिया और N1 N2 करके dt करके, और इस तरीके से हमने फिर उसके बाद डेल जी बाय डेल पी रख लिया, तापमान और N1 और N2 और Ni मोल्स हमने क्या कर दिया चेंज कर दिए, और dp भी वेरिएबल है। फिर डेल जी बाय डेल N1 और पी टी और N2 को हमने क्या मान लिया कांस्टेंट मान लिया, और N1 हम वेरी करते गए। शायद सेम चीज़ हमने Ni के साथ की है ना। इसके बाद कर देने के बाद हम जानते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। पार्शियल मोलर गिब्स ऊर्जा क्या होती है, पार्शियल मोलर गिब्स ऊर्जा ये होती है कि जब आप डेल जी का डेल N में परिवर्तन के साथ बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए जो परिवर्तन होता है तो वो हमारे पास गिब्स फ्री ऊर्जा कहलाती है। गिब्स आंशिक गिब्स फ्री मुक्त आंशिक गिब्स ऊर्जा हमारे पास कहलाती है। तो वही चीज़ हो गई, ये हमारे पास आंशिक गिब्स मुक्त ऊर्जा हो गई, ये भी हमारे पास आंशिक गिब्स मुक्त ऊर्जा हो गई है ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ G1 बार सॉरी, और अगर मैंने N2 मोल्स के लिए सेम चीज़ लिखी तो मैं लिख सकती हूँ G2 बार लिख सकती हूँ और N2 लिख सकती हूँ। इसके लिए मैं लिख दूंगी DGI और ये DNI हमारे पास हो गया, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको कहा कि आपका जो गिब्स फ्री ऊर्जा जो होती है वो आपकी रासायनिक विभव या केमिकल पोटेंशियल के बराबर होती है। तो आपके पास G1 बार जो है वो आपके पास μ1 के बराबर आपको मिल जाएगा है ना। साथ में G2 बार जो होगा वो आपके पास μ2 के बराबर मिल जाएगा। समझे आप लोग कैसे कि क्योंकि हमारे पास पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी जो है वो हमारे पास हमारी केमिकल पोटेंशियल के बराबर है, तो वही हमें इसके बराबर मिल जाएगी। इन मानों को मैंने इसमें पुट कर दिया है ना। इसको पुट कर देने पर ये चीज़ें तो हमें एग्जैक्टली ऐसे कैसे नीचे मिल जाएगी। साथ में G1 बार की जगह मैं μ1 लिख सकती हूँ, G2 बार की जगह मैं लिख सकती हूँ μ2 लिख सकती हूँ, और Gi बार की जगह मैं μi बार लिख सकती हूँ। तो मैंने वही चीज़ें रख दी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक बंद निकाय के बारे में बात कर दी। अगर मैंने एक बंद निकाय के बारे में बात की है, बंद निकाय का अर्थ ये है कि ना तो उसके अंदर पदार्थ बाहर जा सकता है, ना पदार्थ अंदर आ सकता है, ना ऊर्जा बाहर जा सकती है, ना आ सकती है। तो मतलब निकाय में संगठन क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। मतलब ना तो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं ना ही बाहर जा रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो DN1 का मान कितना हो जाएगा 0, DN2 का मान कितना हो जाएगा 0, और DNI का मान भी मेरे पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, डेल जी मुझे बराबर मिल जाएगा, ये पूरी की पूरी टर्म नीचे की आ जाएगी और ये चीज़ें मुझे मिल जाएगी। कांस्टेंट n पर है तो कांस्टेंट n मैंने ले लिया। उसके बाद क्या किया देखो, हम एक जनरल इक्वेशन जानते हैं। मैंने आप लोगों को तापमान और दाब के साथ, जब ताप और दाब के साथ मैंने गिब्स मुक्त ऊर्जा का रिलेशन बताया था, आप लोगों को निकाला था, हमने बाकायदा सॉल्व किया था। उसमें हम जानते हैं कि डेल जी हमारे पास VDP माइनस SDT के बराबर हमें मिलता है ना। जब ये VDP माइनस SDT के हमें बराबर मिल रहा है तो हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक दूसरे के साथ
कंपेयर कर सकते हैं जब हम इन दोनों इक्वेशन की तुलना करेंगे। तो देखो तुलना करने पे क्या होगा, dt ये रहा और dt ये रहा, सिर्फ माइनस एस जो है वो हमें इसके बराबर मिल जाएगा। तो माइनस एस बराबर हमें मिल गया डेल जी बाई डेल टी पी एन के हमें बराबर मिल गया। फिर हमने ये डी पी और ये डी पी हमें क्या मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं, है ना। तो हमारे पास v जो होगा वॉल्यूम वो हमें किसके बराबर मिल जाएगा, इसके बराबर मिल जाएगा, डेल जी बाई डेल पी टी एन के हमें बराबर मिल जाएगा। टी है यहाँ पे, सॉरी यह पी आएगा यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास टी आएगा और ये इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, डेल जी बाई डेल पी इसके बराबर मिल जाएगा, डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स के हमको बराबर मिल जाएगा। अब हमने क्या किया, देखो हम जान गए हैं कि ये कौन से मान है ना। तो मैंने क्या कर दिया, देखो कि मैंने इन मानों को, मैंने ये देखो इसको देखो एक बार, इसे देखो, इसमें क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स को स्थिर माना है, सारे नंबर ऑफ मोल्स स्थिर है, तापमान परिवर्तित हो रहा है। तो ये स्थिति आ गई, ये वाली स्थिति आ गई, तो मैं इसको माइनस एस के बराबर बोल सकती हूँ, है ना। साथ में मैंने यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स को स्थिर रखा है, मैं तापमान को मैंने स्थिर रखा है, लेकिन दाब परिवर्तित हो रहा है। तो दाब परिवर्तित हो रहा है तो मैं इसको v के बराबर बोल सकती हूँ, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, इनके मानों को उठा के मैंने इस समीकरण में रख दिया, है ना। तो मैंने जैसे ही इसमें रख दिया तो मेरे पास क्या मिल गया, माइनस एस डी टी मिल गया, माइनस एस डी टी मिल गया मेरे पास, ठीक है। इस समीकरण नहीं तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें रख दिया, माइनस एस डी टी मिल गया, v डी पी मिल गया। साथ में इन नंबर ऑफ मोल्स को मैं एक फॉर्म में, क्योंकि मैं इन सबको जोड़ रही हूँ, म्यू आई भी चेंज हो रहा है, एन टू भी, एन वन भी चेंज, एन भी चेंज हो रहा है, तो मैं उनको समेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, समेशन एन आई डी एन आई में लिख सकती हूँ। या फिर अगर मैं समेशन की फॉर्म में नहीं लिखूँ, समेशन का मतलब ये होता है कि आपने चीज़ों को जोड़ा है ना। जैसे कि मैं बात करूँ कि एक जैसी चीज़ों को जोड़ा है, मतलब 1 + 1 + 1 + 1 अगर मैं लिखूँ तो मैं इसको समेशन 1 भी मैं इसको लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि मैंने इसको जोड़ा है। कितने तक जोड़ा है, तो 4 है, तो 4 तक जोड़ा है ना। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, समेशन म्यू आई डी एन आई, या फिर मैं समेशन ना लिखना चाहूँ तो ये कि ये टर्म मेरे पास आ जाएगी, μ1 dn1 + μ2 dn2 प्लस डैश करके म्यू आई डी एन आई तक ये चीज़ें मेरे को जाते हुए मिल जाएगी, है ना। और दूसरी चीज़ ये किसके बारे में बात कर रही है, क्योंकि ये जो समीकरण हमने निकाली ये दोनों तो बंद निकाय के लिए मिल गई, लेकिन हमेशा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स स्थिर नहीं रहने वाले हैं, वो परिवर्तित होने वाले हैं। और चूंकि वो परिवर्तित होने वाले हैं तो हमें डीएनआई इन सब के कुछ ना कुछ मान मिलेंगे और ये वेरी करते हुए आप लोगों को मिलने वाले हैं, है ना। तो आप उन्हीं चीज़ों को क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे। देखो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, परिभाषा मैंने आपको समझा चुकी हूँ। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि रासायनिक विभव की भौतिक सार्थकता क्या होती है या फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये हमारे किस काम आता है। तो देखो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला तो इसका ये रहता है कि यदि कि रासायनिक विभव की सार्थकता निम्न प्रकार ली जा सकती है कि म्यू आई, ये यू आई नहीं है, म्यू आई का मान मुक्त ऊर्जा में वृद्धि में वह वृद्धि है जो किसी पदार्थ की अनंत सूक्ष्म मात्राओं को प्रति मूल मिश्रण से जोड़ने पर उत्पन्न होती है। समझ गए आप लोग, मतलब वही एक को हमने वैरी किया है, बाकी को हमने स्थिर माना है। उसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक विभव निकाय या निकाय का विशिष्ट गुणधर्म है। विशिष्ट गुणधर्म होने का मतलब ये होता है कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मान हमारे पास कभी भी पदार्थ की नंबर ऑफ मोल्स के परिवर्तन के साथ या मास के साथ मास परिवर्तन होने के साथ परिवर्तित नहीं होता है। और साम्यावस्था से निकाय में सभी जगह इसका मान क्या मिलता है, साम्यावस्था में से हमें, मतलब जब भी आप साम्यावस्था की कंडीशन में आप इसे देखोगे तो हमें निकाय की हर जगह पर, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता है इसे, तो कितना भी मान आप ले लो, कहीं पर भी ले लो, तो ये हमें क्या मिलता है, इसका मान हमें समान मिलता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है, पदार्थ सहजता से उच्च रासायनिक विभव वाले क्षेत्र से कम रासायनिक विभव वाले क्षेत्र की ओर तथा ठीक उसी प्रकार बहता है जैसे विद्युत धारा जो होती है ना, वो होती है वो उच्च विद्युत विभव वाले से निम्न विद्युत वाले क्षेत्र की ओर बहती है विद्युत धारा। तो उसी प्रकार जो हमारा रासायनिक विभव है, जो आपका रासायनिक विभव है वो अधिक रासायनिक विभव वाले, जो आपका पदार्थ है वो उच्च रासायनिक विभव वाले क्षेत्र से हमेशा कम रासायनिक विभव वाले क्षेत्र की ओर बहना पसंद करता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण में भी होता है कि चीज़ें जो होती है वो उच्च गुरुत्वाकर्षण की स्थिति से कम मतलब जहाँ पर उनको फील हो, जैसे गुरुत्वाकर्षण अधिक फील हो, वहाँ से ये हमेशा कम की तरफ जाना पसंद करती है। तो वैसा ही इसमें है कि उच्च से निम्न की ओर जाना पसंद करता है पदार्थ। फिर फोर्थ बात करते हैं, रासायनिक विभव का दूसरा नाम हम दे रहे हैं पलायन प्रवृत्ति, एस्केपिंग टेंडेंसी इसको बोल रहे हैं। किसी निकाय के संगठन का रासायनिक विभव अधिक है तो उसकी पलायन प्रवृत्ति अधिक होगी, मतलब जहाँ पर भी हमारे को इसका मान अधिक मिल रहा है तो मतलब उसकी पलायन प्रवृत्ति हमें क्या मिल जाएगी, अधिक मिल जाएगी। और जब पलायन प्रवृत्ति आप लोगों को अधिक मिल रही होगी, इसका मतलब ये है कि वो संगठन का रासायनिक विभव
कम है तो पलायन प्रवृत्ति हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ये इसकी हमारे पास क्या हो गई है, भौतिक सार्थकता। उसके बाद हम बात करते हैं गिब्स ड्यूहेम समीकरण क्या होती है, और हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि गिब्स ड्यूहेम समीकरण क्या है ना। देखो अब हम पढ़ रहे हैं गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्या करना है आप लोगों को, देखो सबसे पहले डेल जी का मान आप लोगों को निकालना आता है। डेल जी आप जानते हो, ये लास्ट इक्वेशन हमें मिली थी गिब्स में, है ना। तो फिर क्या किया मैंने, ताप को और दाब को मैंने दोनों को स्थिर मान लिया। दोनों को स्थिर मानते मेरे पास dt भी 0 मिल गया, dp भी मुझे मिल गया 0। ये वाली टर्म बच गई, तो इस टर्म को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने माना कि भाई हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, वेरी नहीं कर रहा है, मतलब मैंने उसको अवकलित कर दिया। डिफरेंशिएट चीज़ को अगर आप अवकलित करोगे तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा मतलब नॉर्मल फॉर्म्स मिल जाएगी। तो टी स्थिरताप, स्थिरदाब और n जो है नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या कर दी, स्थिर मान लिए, चेंज ही नहीं हो रहे, माना मान लिया कि बनने का है, तो हमें ये वाली टर्म मिल जाएगी म्यू n1, और इस तरीके से हमें ये टर्म मिल जाएगी। फिर हमने क्या किया कि देखो अब इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट दोबारा कर दिया। अगेन डिफरेंशिएट करने पर डी एन टी पी जो है वो म्यू1 डी n1, एक बार तो मतलब हम n1 को वेरी कर देंगे, दूसरी बार म्यू1 को वेरी कर देंगे। तो एक बार तो म्यू1 को स्थिर माना तो डी n1 प्लस n1 को स्थिर माना और n ये वेरी कर दिया। सेम चीज़ हमने इसके साथ की, एक बार तो देखो म्यू1 को वेरी कर दिया, एक बार n1 को वेरी कर दिया, बाकी को स्थिर मान लिया। सेम चीज़ हमने इनके साथ कर दी, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इनके क्या करेंगे, 1 1 वाली टर्म को, मतलब ये म्यू1 आगे वाले जिनमें भी म्यू आ गया उन सब टर्म को एक साथ ले लिया, म्यू1 डी n1, इस वाली टर्म को म्यू2 डी n2, म्यू आई डी एन आई हमने ले लिया, प्लस करके इन टर्म्स को हम साथ में ले लेंगे, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इस समीकरण में देखो और इस समीकरण को देखो। इस समीकरण में म्यू1 डी n1 म्यू2 डी n2 प्लस म्यू आई डी एन आई, ये जो हमारे पास इसके बराबर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डी जी टी पी मैं लिख सकती हूँ। तो डी जी टी पी को मैं ये यहाँ लिख दिया मैंने, तो ये इधर से इधर आ जाएगा, तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और बच कितना गया हमारे पास, सिर्फ ये वाली टर्म हमें बच गई, और ये वाली टर्म हमें किसके बराबर मिल जाएगी, 0 के बराबर मिल जाएगी, जिसको मैं लिख सकती हूँ समेशन आई एन आई डी म्यू आई में लिख सकती हूँ, जो मुझे किसके बराबर मिल जाएगा, 0 के बराबर मिल जाएगा। उसके बाद म्यू n1, इसको अगर मैं सिर्फ 2 ही लूँ, मतलब बाकी चीज़ों को मैं छोड़ूँ, मैं मानूँ कि 2 ही अवयव हमने लिए हैं, n1 और n2 वाले 2 अवयव लिए हैं, तो n1 डी म्यू1 प्लस n2 डी म्यू2 इक्वल टू हमें 0 मिल गया। तो मैं यहाँ से डी म्यू1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, इसको मैं उधर ले गई, तो माइनस n2 डी म्यू2 अपॉन में n1 हमें मिल गया, और ये हमें डी म्यू1 का मान मुझे मिल चुका है ना। इसके बाद देखो क्या करना है, देखो इसके बाद हम बात कर रहे थे कि अब देखो हमारे पास क्या होता है, एक बार ध्यान रखना, n1 प्लस m2 डी म्यू1 प्लस n2 बाय n1 प्लस n2 डी म्यू2 हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है ना। अब हम जानते हैं मोल भिन्न क्या होते हैं। एक नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या कर लेते हैं, बाकी टोटल नंबर ऑफ मोल्स से जब डिवाइड करते हो तो हमको मोल भिन्न मिल जाता है। इसका मतलब ये वाले जो टर्म है ये आपके पास किसके बराबर है, मोल भिन्न के बराबर है। ये वाली जो टर्म है ये भी आपके पास किसके बराबर है, मोल भिन्न के बराबर है ना। तो इसकी जगह मैं x1 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल n1 के लिए मोल भिन्न है, ये n2 के लिए मोल भिन्न है, तो मैंने वो लिख दिया। ये समीकरण हमें मिल गई, और इसी समीकरण को जब हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जब मैं इसको x1 से या x2 से इनको डिवाइड कर दूं और इस तरीके से भी मैं इनको लिख सकती हूँ, तो मेरे को x1 डेल म्यू1 बाय डेल x1 टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल x1 प्लस x2 डेल म्यू2 बाय x2, और मैंने क्या किया, देखो कुछ भी नहीं किया है, इस वाली इक्वेशन को मैंने ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया है डेल x1 से, और इसी से डेल x1 से ही भाग दे दिया। कर सकते हैं हम, क्योंकि जितने से मल्टीप्लाई करो उसी से भाग दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम इसमें भी किया, मैंने डेल x2 से और डेल x2 से मैंने इसको भाग दे दिया, डेल x2 से गुणा कर दिया, तो मुझे ये टर्म मिल गई, इस तरीके से टर्म मिल गई। जब ये मिल जाने के बाद मैंने क्या किया है, देखना ध्यान रखना, हम मोल भिन्न के बारे में जानते हैं। मोल भिन्न जो होते हैं, जब भी 2 नंबर ऑफ मोल्स के मोल भिन्न को आप जोड़ते हो तो उनका मान हमको 1 के बराबर मिलता है, तो ये हमको 1 के बराबर मिल जाएगा। और माना कि भाई है ना, जब आप इनको जोड़ते हो तो आपको 1 के बराबर मिल जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप इनको लिखोगे तो, और देखो जब ये आपको 1 के बराबर मिल जाता है ना, जब आप इस टर्म को क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, है ना। तो आप ध्यान रखना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो डी x1 मिल गया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो डी x2 मिल गया, इसका मिल गया तो d1 मुझे मिल गया, और d1 डिफरेंशिएशन की वैल्यू मुझे कितने मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इसका मान मुझे किसके बराबर मिल गया, 0 के बराबर मिल गया, है ना। अब चूंकि ये मुझे 0 के बराबर समझ
समझ रहे हो, जो भी स्थिरांक होते हैं वो उसका डिफरेंशिएशन हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो 1 एक स्थिरांक है, इसका डिफरेंशिएशन हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये 0 के बराबर मिल गया, तो डेल x1 हमारे पास किसके बराबर हो गया, माइनस डेल x2 के हमें बराबर मिल गया। ये इसके बराबर मिल गया, तो मैं डेल x2 की जगह माइनस डेल x1 भी लिख सकती हूँ। तो मैंने वही किया, इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस डेल x1 मैंने लिख दिया, माइनस रखा तो माइनस मेरे पास यहाँ आ गया, डेल x1 यहाँ आ गया। इस समीकरण में से मैंने डेल x1 को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। डेल x1 ये रहा, डेल x1 ये रहा, इसको मैंने कॉमन ले लिया। जब इसको कॉमन ले लूँगी तो अंदर क्या बच जाएगा, x1 डेल म्यू आई बट्टा म्यू वन बटा डेल x1 टेम्परेचर एंड प्रेशर माइनस x2 डेल म्यू टू बाय डेल x2 टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल x1 हमें कॉमन हमने ले लिया और 0 मिल गया। इस डेल x1 को मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेके चली गई, तो मेरे पास ये हमें किसके बराबर मिल गया, ये 0 हो गया है ना। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये मुझे किसके बराबर मिल गई, 0 के बराबर मिल गई। ये जो था ये आपका डेरिवेशन था, ये आपका गिब्स ड्यूहॉम समीकरण का डेरिवेशन था, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि रासायनिक साम्य के नियम की ऊष्मागति की व्युत्पत्ति क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो देखो ये जो फाइनल कंक्लूजन्स मैंने दे रखा है पीपीटी में जो दिख रहा है, लेकिन इसका भी एक डेरिवेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक साम्य के नियम की रासायनिक उत्पत्ति हम पढ़ रहे हैं, है ना। रासायनिक साम्य के नियम की रासायनिक उत्पत्ति। रासायनिक साम्य क्या होता है, देखो क्या होता है, जैसे कि ये रासायनिक साम्य है, ये दोनों इस अभिक्रिया को बोलूँ तो ये रासायनिक साम्य के अंदर है। कैसे कि आपका तो A है वो और जो B है वो अभिक्रिया कर रहे हैं और L और M का निर्माण कर रहे हैं, और दोबारा M और L भी रिटर्न होकर किसका निर्माण कर रहे हैं, A और B का निर्माण कर रहे हैं ना। तो हम क्या करें, अगर हमको इस अभिक्रिया के लिए डेल G का मान लिखने को बोला जाए, गिब्स फ्री एनर्जी का मान लिखने को बोला जाए, तो मैं क्या लिखूंगी, देखो उत्पाद की जो हमारी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है उसमें से मैं अभिकारक की जो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है उसको क्या कर दूंगी, घटा दूंगी। उसको घटा देने पर मुझे क्या मिल जाएगा, इस पूरी अभिक्रिया के लिए डेल G का मान मुझे मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, डेल G जो है मेरे पास वो बराबर हो गया है, मेरे पास G उत्पाद माइनस G अभिकारक के बराबर हो गया है ना। उसके बाद हम ये चीज़ जानते हैं कि भाई हमारी जो G है, अभी हमने बताया कि गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है वो हमारी रासायनिक विभव जिसे बोल रहे हैं उसके बराबर होती है ना। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो मैं इस टर्म की जगह मैं रासायनिक विभव वाले टर्म यूज में ले सकती हूँ G की जगह। तो मैंने वही किया, उत्पाद के लिए मैंने बात की, तो इसके लिए मैं रासायनिक विभव लिख रही हूँ। सबसे पहले L के लिए रासायनिक विभव, M के लिए रासायनिक विभव, उत्पाद के में से मैंने अभिकारक के रासायनिक विभव, A के लिए रासायनिक विभव और B के लिए रासायनिक विभव को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। तो मुझे ये डेल G का मान मिल गया। अब मैं जानती हूँ, नहीं जानती तो आपको मैं बता देती हूँ, गैस के लिए रासायनिक विभव जो रहता है वो हमारे पास क्या होता है, ये किसी P ताप पर गैस के लिए रासायनिक विभव जो है वो म्यू आई पी प्लस RT ln PI के हम P के हमको बराबर मिलता है, PI के हमको बराबर मिलता है। तो इसकी जगह, इस वालों की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, देखो इसकी जगह मैं इन मानों को, इस वाले मान को मैं रख सकती हूँ। तो मैंने यही किया, ये I नहीं है, सिर्फ 1 है ना। तो मैंने क्या किया, फिर इसको मैंने उस वाले मान को मैंने यहाँ लिख दिया। चूँकि मैं L के बारे में बात कर रही हूँ तो L मैंने लिखा है, साथ में मैं लिखा है म्यू नॉट मैंने लिखा है, प्लस RT ln P के बारे में बात की है तो L के बारे में PL लिख दिया। साथ में M के लिए भी सेम चीज़ लिख दी। M तो कांस्टेंट हमने रहने दिया, अंदर वाली टर्म को मैंने इस तरीके से लिख दिया। सेम चीज़ इसके साथ की और सेम चीज़ मैंने इसके साथ की। अब ये सब कर देने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, देखो मैंने RT ln वाली टर्म्स को, RT ln और RT ln वाली टर्म्स को मैंने एक तरफ ले लिया। चूँकि मैंने इनको एक तरफ ले लिया तो देखो इसको खोलने पर मुझे क्या मिलेगा, एक बार ध्यान से देखना। खोलने पर मुझे इस तरीके की चीज़ें मिलेगी। एक तरफ तो मेरे को पूरा ये मिल गया, ये टर्म मिल गई, साथ में ये टर्म मिल गई, फिर ये वाली टर्म मुझे मिल चुकी है और ये वाली टर्म भी मुझे मिल चुकी है। सारी तो जो इस तरीके से मिल गई। लेकिन RT वाले टर्म को देखना, RT ln PL प्लस हमको मिल गया RT ln PM माइनस, इसमें से घटा रहे हैं हम किसको, इस टर्म को घटा रहे हैं, RT ln PA प्लस RT ln P भी मुझे मिल गया, है ना। ये मुझे मिल गया। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने इनको, इस चीज़ को मैंने RT ln को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। RT ln को कॉमन लेते ही देखो आपको याद हो तो कि ln में ln A प्लस B जो होता है, ln A प्लस ln B जो होता है वो हमारे पास ln AB के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वही रूल लगाया है, जो जोड़ वाले हैं वो तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ गए, AB की तरह मल्टीप्लिकेशन में आ गए, और जो अपॉन में रहते हैं मतलब ln A
बाय बी जो रहते हैं, है ना, इनको हम लिख देते हैं कैसे, ln a माइनस ln b जो रहते हैं उनको हम लिख देते हैं इस तरीके से लिख देते हैं। तो वही जो माइनस वाले थे तो माइनस में आके वो नीचे की तरफ चले गए, तो हमें ये मिल गया RT ln, इस तरीके की टर्म हमें मिल गई। उसके बाद हमने क्या किया, देखो इस टर्म को मैं बोल सकती हूँ डेल जी, क्योंकि जब ये था, जब इसके पहले जो समीकरण लिखी हुई थी जब वो डेल जी था वो हमारे पास, तो इसको मैं डेल जी नॉट लिख सकती हूँ। तो डेल जी मुझे बराबर मिल गया डेल जी नॉट, इस टर्म को, ये वाली जो टर्म है RT ln वाली जो टर्म है ये हमारे पास Q के बराबर होती है। Q जो होता है हमारे पास वो केमिकल क्वेश्चन कहलाता है, रिएक्शन क्वेश्चन कहलाता है, रिएक्शन के होने के दर के बारे में वो चीज़ें बताता है। तो रिएक्शन क्वेश्चन के बराबर होता है, तो RT ln और ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास रिएक्शन क्वेश्चन के बराबर हो गई है इतनी टर्म, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे Q लिख दिया। तो ये डेल जी हमें डेल जी नॉट प्लस RT ln Q के बराबर मिल गया। और ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं हम रिएक्शन आइसोथर्मल, इसको बोल देते हैं, या फिर जिसको बोल देते हैं रासायनिक समताप, हम जिसको बोल देते हैं ये रिएक्शन आइसोथर्मल। उसके बाद मैंने क्या किया, हम जानते हैं, हम साम्यावस्था के बारे में बात कर रहे हैं, और जब मैंने आपको स्पॉन्टेनिटी पढ़ाई थी और जब मैंने आपको साम्यावस्था के क्राइटेरिया पढ़ाए थे, क्राइटेरिया और स्पॉन्टेनिटी पढ़ाया था, तब मैंने आपको बोला था कि डेल जी का मान हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है ना। तो डेल जी का मान हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो डेल जी नॉट हमें माइनस RT ln Q के बराबर मिल जाएगा, ln Q हमारे पास इसके बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़ बता दूँ, जब हम इस अभिक्रिया जो ऊपर लिखी हुई थी ना, उस अभिक्रिया के लिए जब हम रासायनिक साम्य लिखने की कोशिश करेंगे, जो 11th में सिखाया गया था आप लोगों को, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे उत्पादों के कॉन्सेंट्रेशन है उसको तो ऊपर लिख देंगे, और या फिर दाब पर, जिस दाब पर है वो लिख देंगे, और अभिकारकों की है उनको लिख देंगे, तो ये Kp के बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाली इक्वेशन हमें Kp के बराबर भी मिल जाएगी, मतलब हमें फाइनली ये 2 कंक्लूजन्स हमें मिल जाएंगे, है ना। तो ये आप लोगों का हो गया रासायनिक साम्य के नियम की जो आपको ऊष्मागतिक व्युत्पत्ति जो करनी थी वो आप लोगों को मिल चुकी है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं वॉन्टॉफ समीकरण। वॉन्टॉफ समीकरण जो है वो इसी से रिलेटेड है, तो देखना वॉन्टॉफ समीकरण में हमको क्या क्या कंक्लूजन्स मिल रहे हैं, देखना एक बार इसे। देखो अब हम इस बारे में बात कर रहे थे कि गिब्स जो आप लोगों का वॉन्टॉफ इक्वेशन जो है आप लोगों के बारे में, आप लोगों के उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो वॉन्टॉफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को फाइनल सॉल्यूशन जो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन से मिला था वो क्या था, डेल जी नॉट हमें माइनस RT ln Kp के बराबर मिल गया था। चूंकि हमें इसके बराबर मिल गया था तो मैंने क्या किया, मैंने अब इस इक्वेशन को स्थिर ताप पर, मतलब dt को मैंने 0 मानते हुए स्थिर ताप पर मैंने इसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। जब मैंने इसको जब मैंने इसको तापमान के साथ, मैंने इसको तापमान के साथ क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो डेल जी नॉट अपॉन डेल टी मुझे मिल गया स्थिर दाब पर, सॉरी डेल P बराबर 0 पर स्थिर दाब पर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। साथ में मैंने इसको भी 2 टर्म में बांट लिया, R तो हमारे पास कांस्टेंट है ही, और ln Kp ले लिया, और यहाँ पर हमें साथ में मिला था डेल टी बाय डेल टी मिला था, तो डेल टी बाय डेल टी से कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, माइनस हमें मिल गया माइनस RT को ले लिया, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने डेल टी के टर्म में, ये कर दिया। उसके बाद हम जानते हैं कि अब इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, T से मल्टीप्लाई कर दिया। T से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ T आ जाएगा, यहाँ T² हो जाएगा, और यहाँ पर भी RT ln Kp हो जाएगा। माइनस RT ln Kp हमने ऊपर लिखा है, माइनस RT ln Kp डेल जी नॉट के बराबर है, तो ये हमारे पास डेल जी नॉट के बराबर मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया है, देखना एक बार, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, डेल जी नॉट जो है हमें डेल जी नॉट है वो हमें डेल H नॉट, क्योंकि ये वाली जो टर्म है RT स्क्वायर डेल ln Kp बाय डेल टी, डेल ln Kp बाय डेल टी जो है वो डेल H नॉट के बराबर हमको मिला था, है ना। तो इसकी जगह मैं डेल H नॉट लिख दूँ, डेल H नॉट मैंने लिख दिया, और साथ में मुझे क्या मिल गया, ये इसके साथ में ये वाले टर्म को मैंने उठा के यहाँ लेके चली गई, तो मेरे पास डेल जी नॉट बराबर हमें मिल गया, डेल इधर आ गया डेल H नॉट प्लस R प्लस ये वाली जो टर्म है ये हमें मिल जाएगी, इस तरीके से हमें मिल गया। उसके बाद हमें क्या मिला है, देखो हमें यहाँ से एक डेल H नॉट जो है हमारे पास किसके बराबर मिला है, RT स्क्वायर डेल ln Kp बाई डेल टी के बराबर मिल गया। तो हमारे पास डेल ln Kp जो है बाई डेल टी हमें डेल H नॉट अपॉन RT स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट में करूँगी तो डेल ln Kp जो है इस dt को उठा के मैं यहाँ से यहाँ लेके चली गई, इस dt को उठा के मैं यहाँ से यहाँ लेके चली गई, तो मुझे ये मिल गया,
हमारा माना कि Kp एक स्थिरांक है, केमिकल मतलब हम जब है ना साम्यावस्था स्थिरांक है हमारे पास, तो Kp1 से Kp2 के बीच में वेरी कर रहा है, डिफरेंशिएट कर दिया, सॉरी इंटीग्रेट कर दिया, और तापमान T1 से T2 के बीच में वेरी कर रहा है तो इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पे ये हमें मिल जाएगा ln P2/P1, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, ln x बराबर 2.303 log x होता है, तो उस चीज़ से सॉल्व कर देंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन ये मिल जाएगी। ये हमारे पास क्या होगा, वॉन्टॉफ समीकरण का समाकलित रूप हमें मिल चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं ये उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो मैंने लिमिट्स में डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया था। अगर मैं विदाउट लिमिट्स इसको इंटीग्रेट कर दूँ, साधारण अगर मैं इसको साधारणतः इंटीग्रेट करूँ तो मैं क्या करूँगी, डेल टी यहाँ चला जाएगा। नॉर्मल इंटीग्रेट किया है, ln Kp हमें माइनस डेल H0 अपॉन RT, या इसको जब हम डिफरेंशिएट करते इंटीग्रेट करते हैं तो -1/t मिलता है, तो -1/t प्लस c हमको कांस्टेंट मिल जाएगा, है ना। उसके बाद देखो हमने क्या किया है, देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें समीकरण मिल गए थे उसके बाद हमने एक रासायनिक समीकरण ले ली, है ना। ये एक साम्यावस्था समीकरण है। इसके लिए अगर मेरे को दाब के बारे में लिखा जाए, इसका कुछ दाब है, इसका कुछ दाब है, इसका कुछ दाब है, इसका कुछ दाब है, इसके लिए मुझे अगर लिखने को कहा जाए साम्यावस्था स्थिरांक दाब के टर्म में, तो मैं लिख दूंगी Kp हमारे पास बराबर हो जाएगा उत्पादों का दाब और अभिकारकों का दाब मैंने लिख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखने को कहा जाए तो मैं Kc लिख दूंगी, और कॉन्सेंट्रेशन इनकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं जानती हूँ आदर्श गैस समीकरण से Pv बराबर nRT होता है। Pv बराबर nRT, तो मैं V को यहाँ से उठा के यहाँ ले गई। n/v जो हमारे पास होता है, n/v जो हमारे पास रहता है वो हमारे पास किसके बराबर रहता है, एक बार देखो आप लोगों को मिल गया P बराबर nRT/v मिल गया। n/c जो होता है, n/v जो हमारे पास होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स में हम वॉल्यूम का आयतन का भाग दे देते तो c हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो P बराबर हमारे पास हो गया CRT, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास हो गई P/RT के बराबर हो गई। तो मैं c की जगह, इस c की जगह मैं इस चीज़ को लिख सकती हूँ, तो P L/RT, L हो गया, ये इस तरीके से मैंने इनके मानों को यहाँ रख दिया। फिर क्या कर दिया मैंने, इस RT के मानों को मैंने बाहर निकाल दिया, 1/RT लिख दिया, इसमें L+1 हो गया साथ में, और नीचे जो थे A और B, तो -A और B हमें मिल गया। ये LMAB क्या है, ये क्या है, ये और ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स है, ये ABLM नंबर ऑफ मोल्स है, तो इनको मैं डेल n लिख दिया, मैंने डेल n लिख दिया। और इसकी जगह ये किसके बराबर है हमारे पास, Kp के बराबर है, तो इसकी जगह मैं लिख दिया Kp, तो Kc हमें बराबर मिल गया Kp 1/RT डेल n के मुझे बराबर मिल गया। फिर मैं इस RT वाली चीज़ को मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले गई, तो Kc RT डेल n हमें Kp के बराबर मिल चुका है। ये फाइनल हमें इक्वेशन मिल गई है ना। इसके बाद मैं इस चीज़ों को अगर और सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, देखो अब हम क्या करेंगे, देखो आपके पास ये Kc बराबर Kp हमारे पास Kc RT डेल n के बराबर हमको मिल गया है ना। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं लॉग ले लूँगी, तो लॉग ln Kp इक्वल्स टू ln Kc प्लस लॉग में हमेशा ऊपर की चीज़ आगे आ जाती है, तो डेल n ln RT हमें मिल गया। उसके बाद डेल ln Kp इक्वल्स टू डेल ln Kc। इसका जब हम क्या करेंगे, इसको जब हम ध्यान रखना, लॉग को हम जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, ln A इंटू बी जो होता है वो ln A प्लस ln B के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ डेल ln R प्लस ln T, तो वही मैंने किया, डेल n को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ मुझे मिल गई। अब मैंने इसको डेल T के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। जब मैं डिफरेंशिएट करूँगी तो डेल T से डिफरेंशिएट कर दिया, इसको करूँगी जब मैं डिफरेंशिएट, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो डेल T और डेल T मिल गया। चूँकि R जो है वो एक कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये टर्म मुझे किसके बराबर मिल जाएगी, 0 के बराबर मिल जाएगी, है ना। और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने ये रूल लगाया, देखना डेल log x जो होता है वो डेल x के रेस्पेक्ट में 1/x के बराबर होता है। इसका मतलब ये वाली टर्म मुझे इस तरीके से मिल गई, ये वाला मुझे किसके बराबर मिल जाएगा, 1/t के बराबर मिल जाएगा, x की जगह यहाँ पे t है, तो मुझे क्या मिल गया, डेल Kp, और ये वाली टर्म ऐसे कैसे, डेल n अपॉन टी हमें मिल गया। इसके बाद मैंने क्या किया, देखो आप लोगों को ने जब हमने वो सॉल्व किया था, जब हमने अभी पढ़ी थी वो वॉन्टॉफ इक्वेशन जो पढ़ी थी, उसमें मतलब है ना, जब आपको थर्मोडायनेमिक डेरिवेटिव निकाला था, तो थर्मोडायनेमिक में क्या था, आपका ये वाला जो मान था ना, ये वाला मान आप देखना, वो आपको डेल H बटा RT स्क्वायर के बराबर मिला था, है ना। तो मैंने इसकी जगह डेल H बटा RT स्क्वायर लिख दिया, इसको उठा के यहाँ ले गई, तो माइनस डेल n बटा t मिल गया, और डेल ln Kc बटा डेल t मुझे मिल गया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, देखो RT स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, RT स्क्वायर को कॉमन लेने पे डेल H और फिर माइनस डेल n RT हमें मिल गया। अब हम जानते हैं, तो मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, डेल H जो होता है वो डेल E प्लस डेल Ng RT के बराबर होता है। तो मैं इसकी जगह मैं डेल E में किसके बराबर लिख सकती हूँ, डेल H माइनस डेल
एन आर टी के बराबर लिख सकती हूँ, तो मैं इसकी जगह डेल ई लिख सकती हूँ। तो मैंने यही किया, इसकी जगह मैंने डेल ई लिख दिया। तो डेल एल एन के सी बटा डेल टी जो है वो मुझे डेल ई बटा आर टी स्क्वायर के बराबर मिल गया। ये मेरे पास एक और मेरे पास एक और रूप मिल गया वॉन टफ समीकरण का, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार कंक्लूजन्स देख लो। इसके कंक्लूजन्स ये रहे, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी डेल एन मिल गया है। फिर उसके बाद लॉग के पी टू अपॉन के पी वन जो है इक्वल्स टू हमें मिला डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू हमको मिल गया है। समाकलित रूप है इसका, इंटीग्रेटेड फॉर्म है। उसके बाद डेल एल एन के सी बटा डेल टी जो है वो डेल ई नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर के बराबर मिला है। और डेल एल एन के पी डेल टी जो है हमें डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर के बराबर मिला है। उसके बाद ये जो जब हम डेल ई की जो टर्म में हम लिख रहे हैं वो तो सम आयतनी मतलब वॉन टफ समीकरण का सम आयतनी फॉर्म है, जब हम उसको के सी के फॉर्म में लिख ले, डेल ई जब हम यूज़ में ले रहे हैं, और जब हम डेल एच नॉट यूज़ में ले रहे हैं वो हमारे पास वॉन टफ समीकरण का सम दाबीय रूप है। फॉर मोर रेफरेंस आप लोग बुक पढ़ सकते हो, बी आर पुरी शर्मा पठानिया, ए एस नेगी, एस सी आनंद, कुंदू एन जैन, सुदेश आमेटा, आर सी खंडेलवाल, आर आमेटा, एन जी वर्दिया। थैंक यू सो मच।